हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम जैसे कि तीन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस वो ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो वॉलंटरी मेंबर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से उसमें एंटर करते हैं, जैसे इसमें पार्टनरशिप जैसा नहीं होता है कि इसमें कि सभी का अप्रूवल चाहिए तभी कोई एंटर कर सकता है। इसमें कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है और कभी भी कोई भी छोड़ के भी जा सकता है। मीन्स इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, जो चाहे छोड़ के जा सकता है, जो चाहे मतलब कि ज्वाइन कर सकता है मेंबरशिप फीस पे करने के बाद। इसमें क्या होता है कि मेनली कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग कलेक्टिवली, सभी को मिलकर ही काम करना पड़ता है। कोई ये नहीं कि कोई एक बॉस है बाकी सारे उसके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं। सभी का ही इक्वल शेयर होता है, सभी का ही राइट है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये स्टेटमेंट जैसे इसमें लिखी हुई कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, बल्कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये कंसेप्ट इसमें फॉलो किया जाता है कि इसमें सभी लोग जो होते हैं सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए किया जाता है। जो भी कुछ किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। In other words, cooperative organization is based on the principle that small savings of different people should be collected। मतलब कि बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके सभी सोसाइटी मेंबर्स की वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे कि उनको कुछ सामान महंगा ना पड़े, उनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए वो प्रोवाइड करना, या उनको कोई सामान उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसे अच्छे रेट्स पे बेचना। तो ये सारे काम होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है, सामान चाहिए, अच्छे रेट पे चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि होलसेल और रिटेलर्स में क्या होता है, फ़र्क होता है। ये हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं ट्रेड में। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि सभी मेंबर्स से पैसा ले लेती है और फिर बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद लेती है, जिससे कि वो उनको थोड़ा लो रेट पे पड़ता है। अगर वो अलग अलग कंज्यूमर जो हैं रिटेलर से लेंगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में थोड़ा उनको कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा होगा शायद आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए जो भी कुछ किया जाता है, मतलब वॉलंटरी एसोसिएशंस होती है, इनका मोटिव होता है कि सब मिल के काम करेंगे और सभी के लिए काम करेंगे, सभी के हित में काम करेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पहले होता है कि जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज़ करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अब टोटल 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है कि सभी के लिए इकट्ठे ही बल्क में क्वांटिटी में सामान खरीदना, जिससे कि उनको इकोनॉमिकली वीक ना, मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो होते हैं उनकी हेल्प हो सके। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, जब भी जो कोई छोटे व्यापारी, छोटे आर्टिसंस हैं, जो भी कोई लोग होते हैं जो छोटे लेवल पे के लोग काम करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को अच्छे रेट पे बेचना। मतलब कि अगर सबका इकट्ठा सामान अगर बेचा जाएगा मार्केट में तो ज़्यादा उनको रेट मिल पाएगा। फिर है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है कि लोगों को छोटे टाइम के लिए लोन देना, जिससे कि उनमें सेविंग्स की आदत बनाई जा सके। फार्मिंग सोसाइटी का काम क्या होता है कि बेनिफिट of cooperative farming to small farmers for getting the advantages of farmer on a large scale। मतलब कि जो छोटे लेवल पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें बड़े लेवल के किसानों की अकॉर्डिंग ही उनको एडवांटेजेस मिल सके कि उनका भी सामान ज़्यादा बड़े लेवल पर जा सके और बिक सके। फिर नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं तो उन्हें ईजी टर्म्स पे रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करना। मतलब कि जैसे कि लोन अगर उनको मिलता है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा पे नहीं करना होगा, उन्हें बस इतना ही पे करना है जितना वो पे कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके लिए काम करती है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे कि एक जगह लिखा भी होता है, मैं बता देता हूँ, भूल गया शायद से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म मतलब कि एक तरह से प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते हैं। बाकी सभी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करें, पार्टनरशिप के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करें, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इनका मोटिव क्या होता है, सर्विंग द मेंबर्स रादर देन अर्निंग प्रॉफिट्स। मीन्स इफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस बट दे प्रेफर सर्विंग द मेंबर्स रादर देन अर्निंग प्रॉफिट्स। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। अगर आप
अपने नाम के आगे अगर कोऑपरेटिव लगाना चाहते हैं सोसाइटी में तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। उसके बिना आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैग अपने फर्म के नाम के आगे लगा नहीं सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट अंडर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई। इन 5 स्टेट को छोड़ के अगर आप किसी स्टेट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करते हैं तो उस केस में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर इसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, बल्कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के लिए काम किया जाता है, सभी मिलकर काम करते हैं, सभी का इक्वल राइट होता है, सभी की कंट्रीब्यूशन होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। पहला पॉइंट है जैसे वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का क्या मतलब होता है? नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपेल्ड का मतलब होता है विवश करना, कि बल्कि आपको तो करना है, जिद करना कि आपको करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के पास एक ऑप्शन है, मर्जी है अपनी सबकी कि करना चाहे तो कर सकते हैं, ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। Anybody can be its member and when he desires and leave its membership after getting information to the effect। कोई भी मेंबर कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी मेंबर कभी भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन उसे एक बस इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इस इफेक्ट की कि भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे कि उसके पब्लिक नोटिस देने के बाद में सबको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाया जाएगा। आफ्टर लिविंग द मेंबरशिप द मेंबर गेट्स बैक हिट्स इट्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जितनी भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो उसको वापस मिल जाएगी जब वो छोड़ के जाएगा। तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो मेंबर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू अनदर पर्सन। कोई भी पर्सन अपना जो शेयर है किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे कि इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कोई भी एंटर कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, या किसी भी रीजन का हो। तो विच मीन्स एवरीबॉडी हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट। फॉर एग्जाम्पल ओनली फार्मर कैन बी ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर्स। जैसे फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने अभी बताया कि यहाँ पे है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, इसमें सिर्फ फार्मर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। फिर नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना रजिस्ट्रेशन के अपने नाम के आगे कोऑपरेटिव नहीं लगा सकता है, और उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर, यस स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर, जो मैंने आपको बताया था 5 स्टेट्स हैं, चेन्नई, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बंगाल। फिर लास्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें सभी मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। इसमें बाकी सभी की तरह नहीं है कि एक मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसमें सभी की ही लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सभी को ही सिर्फ उतना ही पे करना है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे ज़्यादा इनको पे नहीं करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो कंट्रोल होता है, डिसीजन चलते हैं, वो किसके कंट्रोल के अंडर होते हैं। कंट्रोलिंग जो इसमें कंट्रोल क्या होता है, इसमें डेमोक्रेटिक पावर होती है, ऑटोक्रेटिक पावर नहीं होती है, क्योंकि सभी डिसीजन जो होते हैं मिल के लिए जाते हैं। सभी के पास इक्वल राइट होता है वोट देने का या कुछ भी करने का, जिसके मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं जिसके किसी डिसीजन पर। जैसे अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 35 लोग काम करते हैं, तो 18 वोट और 17 वोट डिपेंड करता है कि कौन से वोट जो हैं, कितने पॉजिटिव वोट जो हैं किस साइड हैं, तो वो डिसीजन लिया जाएगा। एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी इसमें फॉर द पर्पस विच इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। सभी मेंबर्स के पास इक्वल वोट होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, कि सभी के पास एक एक वोट ही होता है। ये अगला पॉइंट में भी आपको क्लियर हो जाएगा। वट सो एवर मे बी द मेंबर ऑफ शेयर्स ही मे बी होल्डिंग। अगर मान लो किसी के पास 50 लाख शेयर्स हैं, किसी के पास 2 ही शेयर्स हैं, लेकिन वो भी एक मेंबर है सोसाइटी का, उसके पास भी सेम इक्वल राइट है, वोटिंग राइट है, एक वोट का वो राइट उसके पास होता है। हैंस नो बडी कैन बिहेव एन ऑटोक्रेटिक मैनर इन द मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली बाय परचेजिंग मोर शेयर्स। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि सारे डिसीजन अपने चलाना, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर है तो तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तो सिर्फ ये इस केस में क्या हो सकता है कि सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, सभी अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो सभी के अप्रूवल के बाद ही लिया जा सकता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी का अप्रूवल चाहिए होता है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वोट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 35 लोग काम कर रहे हैं तो 18 वोट भी अगर आपकी साइड है तो भी वो डिसीजन लिया जा सकता है। मेजोरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वही कंट्रोलिंग होता है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेना है तो कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म बाय मैनेज मेंबर्स देमसेल्फ इन ए डेमोक्रेटिक वे।
डेमोक्रेटिक वे का मतलब क्या होता है कि इक्वल राइट्स होना है सभी का बिजनेस में, तो सभी के ही डिसीजन के बाद में, कंसल्टेशन के बाद में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। ये है कंट्रोल की डेमोक्रेटिक पावर होती है इसमें सभी के पास, ऑटोक्रेटिक पावर नहीं मिलती है, अगर ज़्यादा शेयर खरीद लो तो वो भी नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका सर्विस मोटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करना जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, या जो कोई जिनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे सामान नहीं बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करती है उनसे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी कभी फंड चाहिए हो तो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास भी फंड्स हों रन करने के लिए। तो इनका सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इक्वल। जैसे कि आज के टाइम में मान लो कि अगर कोई कॉस्ट प्राइस है 35 रुपये है तो कंपनी उसे 50 रुपये में भी बेचती है, लेकिन ये सर्विस मोटिव के अंडर 35 रुपये की चीज़ या तो 35 रुपये में बेचेंगे या फिर मैक्सिमम 37, 38, 39 या 40 रुपये में बेचेंगे, जिससे कि प्रॉफिट थोड़ा सा हो और वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको भी ज़्यादा पे ना करना पड़े। फिर है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, कि हर एक मेंबर के पास इक्वल वोट होता है, 1 पर्सन 1 वोट। जितने पर्सन होते हैं उनके पास उतने ही वोट्स होते हैं, मतलब एक पर्सन है तो एक वोट है, 2 पर्सन है तो उनके पास एक वोट ईच है, जिससे कि कोई भी रिलेवेंस ना पड़ेगी। अगर मान लो मेरे पास 50 करोड़ रुपए की कैपिटल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी के पास 2 लाख रुपए की है, तो कोई फ़र्क ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जो रिच पर्सनस होते हैं वो अपना पैसा यूज़ करने के बाद में फाइनेंशियली हेल्प लेके उसको मतलब एक तरह से डोमिनेट करने लग जाएंगे, जो चीज़ गलत है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तरह से ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करना। फिर नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो पैसा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मतलब कि मान लो कि साल में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने इकट्ठा किया 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, उनकी कैपिटल है, लेकिन खर्चा हुआ खाली 30 करोड़ रुपया, मतलब कि जो भी फंड्स जहाँ पे लगे थे उसमें हुआ 30 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। तो जब 20 करोड़ होता है वो होता है सरप्लस। सरप्लस मीन्स एडिशनल फंड्स लेफ्ट आफ्टर द पेइंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस, मतलब कि एक्सपेंसेस पे करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फंड्स बचते हैं वो होता है सरप्लस। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ इसमें। मान लो कि मेरी सैलरी है 60,000 रुपये सैलरी है और मेरे महीने का खर्चा है 35,000 रुपये सब कुछ मिला के, तो जो 25,000 रुपये जो बचता है वो मेरा सरप्लस है। तो उस सरप्लस को कैसे यूज़ करना है, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंडर क्या बोला गया कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैंने अभी फिलहाल एग्जांपल है कि 25,000 का अपने लिए और बिजनेस के लिए 20 करोड़ रुपए का, तो उस 20 करोड़ का पहला पॉइंट है 1/4 जो होता है, 1/4 का मतलब है 25%। 25% ऑफ सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, ये अपने शायद अकाउंट से पढ़ा भी होगा, लेकिन जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि फ्यूचर में काम आएगा, अभी हम इसे सेव करके रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें फंड्स चाहिए हो और हमारे पास ना हो, उस केस में हम एक जनरल रिजर्व बनाते हैं, एक तरह से पैसे को रिजर्व करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से ले सकें। ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी भी होता है, मैंडेटरी भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि 1/4 जो है आपको सरप्लस का जनरल रिजर्व में रखना है, मतलब कि 25%। अब फिर उसके आगे क्या होता है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है मेंबर्स ने, उसके ऊपर डिविडेंड भी पे करना होता है। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि एक तरह से डिविडेंड को बोल सकते हैं अर्निंग पर शेयर, मतलब कि जो उनका एक तरह से प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी उसके मेंबर्स में बढ़ता है, लेकिन जो टोटल सरप्लस है उसका 10% तक ही, जो 10% जैसे मतलब कि 20 करोड़ रुपए का हमारा सरप्लस था, तो 2 करोड़ जो होता है 20 करोड़ का 10% जो बनता है 2 करोड़ ही सभी मेंबर्स में डिविडेंड की तरह बढ़ सकता है। मतलब किसी के पास अगर ज़्यादा शेयर है तो उसके पास ज़्यादा बटेगा, किसी के पास कम शेयर है तो किसी को कम मिलेगा। बट डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिसके पास जितने शेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको उस शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है। मतलब कि जैसे कि 1 रुपीज़ पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर, 15 रुपये पर शेयर या 50 रुपये पर शेयर, जितना भी जो प्रॉफिट होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल शेयर्स हैं 2 लाख शेयर्स हैं और प्रॉफिट उनको हुआ 20 लाख रुपये या 2 करोड़ रुपये का, तो एक शेयर पे उनको 100 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अगर मान लो कि मेरे पास ही 1.5 लाख शेयर्स हैं तो मुझे 1.5 करोड़ मिल जाएगा, मतलब कि अर्निंग पर शेयर। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, सम पार्ट ऑफ सरप्लस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन विच सोसाइटी हैपन्स टू द वर्क। मतलब कि 10% जो होता है, मतलब कि जैसे हमने 25% जनरल रिजर्व में डाल दिया, 10% हमने डिविडेंड में बांट दिया, 35% हो चुका है। अगला जो 10% है
मतलब कि जो टोटल का 10% होता है 2 करोड़ रुपया ही, वो हम खर्चा कर सकते हैं उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। मतलब स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, रोड बनवा सकते हैं उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। फिर इसका लास्ट पॉइंट बनता है जो रिमेनिंग सरप्लस है, मतलब कि 55% जो बचता है, 25 + 10 + 10 मीन्स 45% खर्चा हो चुका है। अब 55% जो है वो इक्वली इक्वली तो नहीं, सभी मेंबर्स में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 55% जो रिमेनिंग सरप्लस होता है वो सब में बढ़ जाएगा, जो वो मतलब एक तरह से बोनस कहलाएगा मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो उनका प्रॉफिट भी है या कुछ भी कह सकते हैं, कैपिटल नेचर का उनका बोनस कहलाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल द बोनस शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज शेयर्स बाय द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जितना भी मतलब कि कंज्यूमर ने कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, पहले उनको डिविडेंड मिल जाएगा, उसके बाद में 55% होता है रिमेनिंग सरप्लस का, वो सभी में बट जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैश ट्रेडिंग का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नॉर्मली स्मॉल स्केल ट्रेडर्स की हेल्प करती है, जो उसमें कंज्यूमर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लोग मेंबर्स होते हैं, तो ये प्रेफर करते हैं कैश में ट्रेडिंग करना, मतलब कि क्रेडिट में ट्रेडिंग ना करना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे लीगली कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्रेडिट पे सामान नहीं बेच सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर करते हैं कि कैश ट्रेडिंग हो, जिससे कि सामान जो है मतलब कि डायरेक्ट कैश के एक्सचेंज में हमें लिया जा सके, कोई लॉस ना हो इनको किसी केस में। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है इसका अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अब पैसा कैसे जनरेट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 3 तरीके होते हैं इसके। पहला पॉइंट है कि कैपिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स बेच के ही फंड्स जनरेट करे जा सकते हैं। लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन लेके किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। लोन्स और ग्रांट में फ़र्क इतना ही होता है, मतलब कि ग्रांट नॉर्मली गवर्नमेंट ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। ग्रांट का मतलब एक तरह से ये होता है कि आपको उसको रीपे नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जो आपको मिल जाता है वो आपको ही हो जाता है। गवर्नमेंट एक तरह से ये हेल्प दे रही है, आपको अपने पास से फंड्स दे रही है, आपको इस पर कुछ उसको वापस पे नहीं करना होता है। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह से वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, तो इस पे कंट्रोल रखने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है इनकी ऑडिटिंग कराती है, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये मैंडेटरी होता है कि एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो होती है, वो रजिस्ट्रार को या गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी पड़ती है, जिससे कि इनकी चेकिंग हो सके। तो हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, लायबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है, और ये इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका सर्विस मोटिव होता है। इसकी फीचर्स हमने किए कि वॉलंटरी मेंबरशिप है, कोई भी छोड़ के जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, सभी के पास इक्वल राइट होता है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि कास्ट, क्रीड या सेक्स या किसी रिलीजन के बेस पे। लीगल स्टेटस इसमें मैंडेटरी होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। सबकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। कंट्रोलिंग होती है कि डेमोक्रेटिक वे में, ऑटोक्रेटिक वे में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर कोई ज़्यादा शेयर खरीद लेता है तो भी उसके पास इक्वल राइट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसमें सभी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। सभी के पास इक्वल वोट्स होते हैं, 1 पर्सन 1 वोट। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, थोड़ा ये पॉइंट ध्यान से समझना, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस में होता क्या है। टोटल सरप्लस का 25% जनरल रिजर्व में डाल दिया जाता है, फ्यूचर में यूज़ आ सके। इस वजह से एक तरह जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ही आते हैं, सरप्लस एक तरह प्रॉफिट को ही हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे पास एडिशनल फंड्स होते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन अलग है प्रॉफिट से। प्रॉफिट हम अर्निंग में देखते हैं, लेकिन सरप्लस जो हमारा होता है, हमारा कभी कभी वो सरप्लस भी कहलाया जा सकता है कि जो हमने खर्चा ही नहीं किया। हमारा जो सेविंग्स है 25% जाएगा जनरल रिजर्व में, 10% जाएगा डिविडेंड में, 10% जाएगा उस एरिया के डेवलपमेंट में, और 55% बाकी सभी मेंबर से बढ़ जाएगा इक्वली या उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। कैश ट्रेडिंग करती हैं सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्रेडिट में नहीं करती हैं, लेकिन कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्रेडिट पर सामान नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रेफर करते हैं कैश ट्रेडिंग ही। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पहला पॉइंट है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनसे मेंबरशिप फीस चार्ज करके उनकी कैपिटल से जो पैसा होता है वो फाइनेंस जनरेट होता है, गवर्नमेंट से लोन लेके, गवर्नमेंट से ग्रांट लेके। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि वॉलंटरी एसोसिएशन है, तो कोई किसी के ऊपर कोई मैनेजरल स्किल ना हो, या किसी के इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे किसान भी होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं, कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी होती हैं, तो उनका शोषण ना हो, उनकी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इस वजह से टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर रहता है। तो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनकी एनुअल रिपोर्ट और उनकी बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करने होते हैं।
तो ये था आज का टॉपिक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इट्स फीचर्स। थैंक यू।